कि जिस तरह भाजपा व एनडीए को इस बार लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिली, इसके बाद कहा जा रहा था कि मोदी सरकार वैशाखियों पर चलने वाली है, कहा जा रहा था और भविष्यवाणी की जा रही थी कि यह सरकार शुरू से गठबंधनों के दलों के बीच अंतर्कलहों से जूझती रहेगी, गठबंधनों के दबाव में रहेगी। राजनीतिक समझ रखने वाले लोग भी चकित हैं कि मोदी सरकार कैसे इन स्थितियों दबावों से इस तरह से बाहर निकल गई है कि उन्हें केवल झुंझुने थमा दिए गए हैं, कुछ नहीं मिला है। किसी भी सदन से सांसद न होने के बावजूद न राज्यसभा से न लोकसभा से मंत्री बना दिया गया है, जबकि मुस्लिम समुदाय से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया है। यानी मोदी ने अपनी मंत्रिमंडल के गठन से साफ संदेश दे दिया है कि वह किसी दबाव में नहीं है। ऐसे में भाजपा मुस्लिमों के तुष्टीकरण का शायद इस बार कोई संदेश नहीं देना चाहती है और एक तरह से स्वीकार कर लिया है कि मोदी सरकार में कुछ भी नहीं बदला है, यानी और केवल तारीख बदली है। यानी मोदी जी की सरकार जैसी पिछली सरकार थी वैसी ही सरकार है। उनकी तालियों के बीच शपथ ग्रहण किया, उनसे तालियां बजवाई अपने शपथ ग्रहण पर। यहाँ तक कि मालदीव भी इस सरकार ने किसी भी दृष्टिकोण से एक कमज़ोर सरकार न होने बल्कि मजबूत इरादों वाली सरकार होने का एक बड़ा संदेश दिया है। दोस्तों नमस्कार, नवीन समाचार पर मैं डॉक्टर नवीन जोशी राजनीतिक चर्चा का एक नया अंक लेकर के आपके सामने हूँ। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी सरकार का गठन हो चुका है। मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद मंत्रियों के विभागों मंत्रालयों का बंटवारा भी हो चुका है। लेकिन एक बात बहुत खास है जिसे हर कोई जानना चाहता है कि जिस तरह भाजपा व एनडीए को इस बार लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता नहीं मिली, इसके बाद कहा जा रहा था कि मोदी सरकार वैशाखियों पर चलने वाली है। 2 वैसाखियाँ एम के साथ में मोदी एम है, उनके साथ में 2 एन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की वैसाखियों पर चलने वाली, ऐसी बार बार हम पहले भी इस बात को कह रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा था और भविष्यवाणी की जा रही थी कि यह सरकार शुरू से गठबंधनों के दलों के बीच अंतर्कलहों से जूझती रहेगी, गठबंधनों के दबाव में रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी को अपनी पार्टी भाजपा की कमज़ोर स्थिति वाली ऐसी गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव नहीं है। विपक्ष की ओर से इस तरह के अनेक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी और जनता में भी और पत्रकारों में भी, प्रेस में भी और जो भी लोग समाज में जो ओपिनियन मेकर होते हैं वो उन लोगों के बीच में भी ये चर्चा थी कि ये सरकार इस तरह से मजबूत नहीं रहेगी, शुरुआत से ही एकदम लड़खड़ाएगी। शुरू में मंत्रिमंडल का गठन और ये सब कुछ भी बहुत आसानी से नहीं हो पाएगा, बहुत खींचतान चलेगी। लेकिन जिस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है उससे विपक्ष की कोई कोशिश सफल होती नज़र नहीं आ रही है। वहीं राजनीतिक समझ रखने वाले लोग भी चकित हैं कि मोदी सरकार कैसे इन स्थितियों दबावों से इस तरह से बाहर निकल गई है, ऐसी स्थिति कैसे हो गई है। आज हम इसी पर अपना विश्लेषण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर मंत्रिमंडल गठन में गठबंधन के खासकर 16 सीटों वाली तेलुगु देशम पार्टी और 12 सीटों वाली जनता दल यूनाइटेड के दबाव में होने की संभावना, ऐसा लग रहा है कि अब हवा हो चुकी है। दोनों दलों से न केवल 2-2 सांसदों को ही मंत्रिमंडल में स्थान मिला है बल्कि ऐसे बड़े मंत्रालय भी नहीं मिले हैं। इस पर खासकर बिहार से, महाराष्ट्र से सरकार की काफ़ी आलोचना भी विपक्षी दल करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें केवल झुंझुने थमा दिए गए हैं, कुछ नहीं मिला है। दूसरी ओर एक सांसद वाले हिंदुस्तानी अवाम पार्टी जिसको हम भी कहते हैं, उसके प्रमुख जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के रहे हैं, उन्हें अपेक्षाकृत बड़ा मंत्रालय दे दिया गया है। यही नहीं, बिना सांसद वाले रामदास अठावले को केंद्र में मंत्री बना दिया गया है महाराष्ट्र से। यही नहीं, चुनाव हारने के बावजूद पंजाब के नए भाजपा नेता, अभी हाल में ही भाजपा में आज शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते जो कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री थे, उनके पोते रवनीत सिंह बिट्टू और केरल के भाजपा नेता जॉर्ज कुरियन को किसी भी सदन से सांसद न होने के बावजूद न राज्यसभा से न लोकसभा से मंत्री बना दिया गया है, जबकि मुस्लिम समुदाय से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया गया है। ये इस तरह के आप विरोधाभास इसमें मोदी सरकार में कह सकते हैं। यानी मोदी ने अपनी मंत्रिमंडल के गठन से साफ संदेश दे दिया है कि वह किसी दबाव में नहीं है। दबाव में होते तो ये सब स्थितियां ऐसी नहीं होती, बल्कि चुनाव जीतने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच दिए अपने पहले संबोधन से ही मोदी ने यह संदेश जो है वो साफ साफ देने की संकेत दे दिए थे। इस दौरान कहा गया था कि 1962 के बाद, कि 62 वर्षों के बाद
1962 के देश में पहली बार कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार सरकार बना रहा है। और सच्चाई यह है कि एनडीए के साथ में इस बार भी सबसे बड़ा बहुमत है। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि वो सबसे बड़े बहुमत के साथ में। अब किस तरह से वो इस बात को कह रहे थे ये थोड़ा समझ से परे है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा था। इसके बाद भी जब मंत्रिमंडल के गठन की बात आई तो तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से साफ शब्दों में यह कहा गया कि उनकी ओर से अपने मंत्री बनाने को लेकर सरकार पर कोई दबाव नहीं है। यह बात मंत्रियों की घोषणा होने पर और अब मंत्रियों में मंत्रालयों के गठन के साथ सही साबित भी होती नजर आ रही है। सवाल है कि मोदी ऐसी स्थिति कैसे लाए। अलबत्ता केवल नाराजगी के स्वर की अगर बात करें तो वो कहीं से धीमे स्वर में उठ भी रहे हैं, तो वो महाराष्ट्र की जो मुख्य उनके सहयोगी दल हैं वो तो कोई इस तरह की बातें नहीं कर रहे, लेकिन जो भी इस तरह की बातें आ रही हैं वो शिंदे वाली जो शिवसेना है उसकी ओर से आ रहे हैं, या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो अजीत पवार वाला गुट जो भाजपा के साथ में है, एनडीए में है, उसकी ओर से कुछ इस तरह के स्वर सुनाई दे रहे हैं। इसमें साफ नज़र आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक सांसद वाले मांझी को तो कैबिनेट मंत्री बनाया है, पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से मंत्रिमंडल में कोई शामिल नहीं किया है। शायद इसलिए कि उन्होंने महाराष्ट्र की अपनी दोनों सहयोगी पार्टियों को संदेश दे दिया है कि उनकी वजह से भाजपा को इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में खासकर कोई लाभ नहीं मिला है। और ये संदेश इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी जल्दी ही महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और खासकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को इसलिए भी शायद ये बड़ा संदेश दिया गया है कि उनसे उनकी जो इस वजह से कि भाजपा को फ़ायदा तो वहाँ से नहीं मिला, उल्टे उनके भ्रष्टाचार की छवि की वजह से भाजपा को कई बार चुप रहना पड़ रहा है। जबकि शायद मांझी को इसलिए बड़ा मंत्रालय दे दिया गया है कि वो बहुत इतने पिछड़े कि किसी दौर में चूहे खाकर गुजारा करने की पहचान रखने वाले मूसाहार जाति से आते हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब ये बात काफ़ी प्रचारित हुई थी कि वो मूसाहार जाति के हैं और वो जो खेतों में चूहे आ जाते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाते तो उनको खा करके गुजारा करते थे। इतनी कमज़ोर स्थिति थी। गौरतलब है कि भाजपा ने इसी जाति के मोहन चरण मांझी को उड़ीसा में पहली बार बन रही अपनी सरकार का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है, और आज वो मुख्यमंत्री पद की शपथ शायद ले सकते हैं। दूसरी ओर तेलुगु देशम पार्टी व जनता दल यूनाइटेड को शायद यह संदेश दिया गया है कम मंत्रिमंडल में स्थान देकर के कि वो स्वयं अपने राज्यों में पूरी स्वतंत्रता से, यानी बिना भाजपा के दखल के सरकार चलाएं, और केंद्र में मोदी को इसी तरह से पूरी स्वतंत्रता से सरकार चलाने दें। हाँ, यह जरूर होगा कि केंद्र सरकार उनके राज्यों तेलंगाना व बिहार को, जैसी उनकी अपेक्षा भी है, और उन्होंने अपने पहले संबोधन में जब मोदी जी को एनडीए का नेता चुना गया था तब उन्होंने इस बात को कहा भी था कि आर्थिक मोर्चे पर वो विशेष ध्यान केंद्र सरकार उनका रखेगी। आपको याद ही है कि जब तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार ने मोदी के एनडीए का नेता चुने जाने के दौरान अपनी बात रखी थी तो इशारों में यही बात कही थी कि और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारे राज्यों को ठीक से उनको विशेष राज्य का दर्जा, या जिस तरह से उन्होंने बात कही थी। अब बात मोदी मंत्रिमंडल में किसी भी मुस्लिम को शामिल न करने की करें तो इसका एक जवाब तो यह है कि भाजपा से कोई मुस्लिम नेता चुनाव ही नहीं जीता। कोई सांसद उनका मुस्लिम इस समय इस लोकसभा में नहीं है। आप कह सकते हैं कि भाजपा ने किसी मुस्लिम को टिकट ही नहीं दिया था, ऐसा नहीं है। भाजपा ने केरल में अपने एक मुस्लिम नेता को टिकट दिया था और वो तीसरे स्थान पर आए हैं, जबकि केरल में देश के इतिहास में पहली बार भाजपा के एक सांसद जीते हैं। इसके बावजूद भाजपा ने केरल से 2 मंत्री बनाए हैं, और मैंने पहले ही बताया कि भाजपा के जो मुस्लिम प्रत्याशी हैं वहाँ एक सीट पर वो तीसरे स्थान पर आए थे, जो मुस्लिम थे एकमात्र पूरे देश में। अलबत्ता इस दलील का यह एक तोड़ यह भी है कि भाजपा ने केरल के जॉर्ज कुरियन को बिना चुनाव लड़े और पंजाब के रवनीत सिंह बिट्टू को चुनाव हारने के बावजूद बिना किसी सदन का नेता होते हुए भी मंत्री बनाया है। यानी ये कोई पैमाना नहीं है। अगर भाजपा सरकार चाहती तो किसी मुस्लिम को बिना सांसद होते हुए भी बना सकती थी, बाद में राज्यसभा से ले आते, तो किसी मुस्लिम को मंत्री इसके बावजूद बनाया जा सकता था। इसका जवाब आज कल
जो है वो महाराष्ट्र के से जो आए आंकड़े जो है उनके जरिए भी आया है, एक इस तरह के आंकड़े प्रस्तुत किए गए जहां मुस्लिम बाहुल्य दर्जनों सीटों पर, एक नहीं दर्जनों सीटों पर इंडिया ब्लॉक की शिवसेना उद्धव जैसी एक दौर की हिंदूवादी पार्टी के प्रत्याशियों को एक एक बूथ पे 400-500, मतलब कुल मतदाता वहाँ 400-500 ही के आसपास हैं, पूरे के पूरे 100% वोट उनको मिले हैं। और भाजपा के प्रत्याशियों को कई जगह सभी जगह 10 से कम और कई जगह तो 0 वोट मिले हैं। यानी तमाम प्रयासों के बावजूद मुस्लिमों ने भाजपा को वोट नहीं दिया। और आपको याद होगा कि कई जगह वोट जिहाद की बात भी उत्तर प्रदेश से सुनाई दी थी। ऐसे में भाजपा मुस्लिमों के तुष्टिकरण का शायद इस बार कोई संदेश नहीं देना चाहती है। ऐसे में भाजपा की जमकर आलोचना भी हो रही है। खास तौर पर उल्लेखनीय बयान जो है वो सपा नेता अखिलेश यादव का आया है, जिन्होंने कल कहा है कि एक तरह से कहा है और एक तरह से स्वीकार कर लिया है कि मोदी सरकार में कुछ भी नहीं बदला है, यानी और केवल तारीख बदली है। यानी मोदी जी की सरकार जैसी पिछली सरकार थी वैसी ही सरकार है। जो बात यानी कि हम शुरुआत में कह रहे हैं कि कुछ भी इसमें नया अंतर नहीं आया है, बल्कि सभी बड़े मंत्रालय पुराने भाजपा के नेताओं के पास हैं। उन्होंने अपने सहयोगी दलों को किसी तरह से कुछ ऐसा बड़ा मंत्रालय देकर के कुछ नहीं कहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का विरोध करने वाले मालदीव सहित 7 पड़ोसी देशों के एक और संदेश जो मैं की ओर इशारा कर रहा हूँ कि देशों के राष्ट्राध्यक्षों को मौजूदगी में उनकी तालियों के बीच शपथ ग्रहण किया, उनसे तालियां बजवाई अपने शपथ ग्रहण पर। यहाँ तक कि मालदीव के जो इंडिया का विरोध करते थे, लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान वो चीन को बुलाया भी नहीं। और इस तरह से भी इस सरकार ने किसी भी दृष्टिकोण से एक कमज़ोर सरकार न होने बल्कि मजबूत इरादों वाली सरकार होने का एक बड़ा संदेश दिया है। यह भी उल्लेखनीय है। तो आगे देखने वाली बात होगी कि ये संदेश जो है ये केवल संदेश तक रहता है या आगे इसका प्रभाव भी कहीं दिखाई देता है। ये आगे भविष्य में देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, इन शब्दों के साथ आज की राजनीतिक चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। आशा है कि आपको यह चर्चा तथ्यपूर्ण लगी होगी। आप भी इस विषय पर अपनी राय से हमें कमेंट बॉक्स में संगत शब्दों के साथ जरूर अवगत कराएं। और हमारी यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाना न भूलें ताकि हमारी नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हम जल्दी एक नए विषय के साथ आपके सामने होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।